जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था नेशनल फॉरेन पॉलिसी टिल नेहरूवियन एरा 1964, यानी कि नेहरू युग तक राष्ट्रीय विदेश नीति 1964, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो है हमारा पार्ट 5 रहने वाला है। आपको बता दूं पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया और जो म्यांमार है उनके रिलेशंस के बारे में, और साथ में हम पढ़ेंगे बच्चों इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों वहां पर हमने पढ़ा था इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में, और उससे भी पहले हम पढ़ चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। राइट बच्चों, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग 2 देश कवर करेंगे, एक इंडिया और म्यांमार, और साथ में हम कवर करेंगे इंडिया और नेपाल। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया रिलेशंस विद म्यांमार, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। क्या नाम है? बर्मा। तो इसलिए मैंने टॉपिक को नाम दे दिया है इंडो बर्मीज रिलेशंस, इंडियो बर्मीज रिलेशंस, है ना, इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग हिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं कि 3 एंग्लो बर्मा युद्ध हुए थे, याद है? 3 एंग्लो बर्मीज वॉर्स कब कब हुए थे? तो पहला जो हुआ था बच्चों वो हुआ था 1824 से 26 के बीच में, दूसरा हुआ था बच्चों 1852 में, और तीसरा हुआ था 1885 में। ठीक है, और 1885 के बाद फाइनली 1886 के अंदर क्या हुआ था, तीनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, बर्मा को जो है क्या कर लिया था, ब्रिटिशर्स की अपनी टेरिटरी बना लिया था। यानी कि बर्मा जो है 1885 में किसका भाग बन चुका था? ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन चुका था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो बर्मा है, जो म्यांमार है, उसको जो है आजादी कब मिली थी, तो वो मिली है बच्चों 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को बर्मा यानी कि म्यांमार को क्या मिली है? आजादी मिली है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब भाई जैसे इनको आजादी मिली ना, तो इंडिया ने जो है ना बर्मा को मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई है ना, सैन्य और जो आर्थिक जो हम कह सकते हो जो मदद है वो प्रोवाइड करवाई है। किसको? वो प्रोवाइड करवाई है बर्मा को। ठीक है, क्योंकि भैया स्टार्टिंग में कोई भी देश होता है उसे सहारे की जरूरत होती है। जैसे हमारा प्यारा भारत था तो उनको भी सपोर्ट मिला है रशिया से खासकर, है ना, वैसे बर्मा को जो है हमने सपोर्ट किया था अपने उसके स्टार्टिंग के आजादी के दिनों में। लेकिन हुआ क्या, 1962 के अंदर बर्मा के अंदर एक मिलिट्री का सैन्य तख्तापलट हुआ। जब सैन्य तख्तापलट हुआ तो उस टाइम के जो बर्मा के जो पहले प्रधानमंत्री थे, बर्मा के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था ऊनो। क्या नाम था? ऊनो। तो ऊनो ने क्या किया, वो इंडिया भाग कर आ गए, और इंडिया ने, भारत ने क्या किया, उनको शरण प्राप्त की। तो भारत के अंदर वो एज एन रिफ्यूजी रह रहे थे। ठीक है, इंडिया सपोर्ट टू द डेमोक्रेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग इन 1988 प्लान बायलैटरल रिलेशंस टू ए न्यू लॉ। क्या कहता है, 1988 के अंदर और ज्यादा बवाल होने लग गया बर्मा के अंदर आजादी को लेकर। ठीक है, और वहां के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए, जिसके बाद क्या हुआ कि भारत और म्यांमार के रिलेशंस में और थोड़ी सी खटास यहां पर क्या हो चुकी थी, पैदा हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, भारत की जो पॉलिसी थी ना बर्मा के खिलाफ, वो कह सकते हो वो डेमोक्रेटिक रही, लोकतांत्रिक रही। भारत ने कभी भी ये नहीं सोचा है कि हम बर्मा के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, ऐसा नहीं था। भारत हमेशा बर्मा के एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, खासकर 1990s की बात करें तो उस टाइम पर जो वहां के प्रधानमंत्री थे उसका नाम था आउंग सान सूकी। क्या नाम था? आउंग सैन सूकी। ठीक है, इनके साथ रिलेशन ठीक थे, लेकिन उनकी जो हम कह सकते हो जो पॉलिसी थी ना वो थी ईस्ट लुकिंग पॉलिसी। बेसिकली ये ईस्ट जो पूर्वी जो देश थे ना उनको देख के अपने कह सकते हो देश को चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया और बर्मा यानी कि म्यांमार के बीच में 1992 के अंदर भी कह सकते हो जो काफी मिलिट्री इन्फ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी, है ना, काफी जो है यहाँ पे विवाद देखने को मिलेंगे। हाउएवर देयर हैव बीन द इश्यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बिटवीन द 2 कंट्रीज। म्यांमार stays a safe haven for Naga insurgents who have been demanding greater Nagalim. Both the countries have decided to check such illegal infiltration. क्या कहना चाहता है कि भाई चाहे कितना ही इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो, प्रेम प्यार हो, कैसा भी हो, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि दोनों देश एक दूसरे की जो इंटीग्रिटी थी, जो बाउंड्रीज की जो सुरक्षा है, इंटरनेशनल बॉर्डर की जो सुरक्षा, उसमें काफी विश्वास रखते थे। कैसे? इंडिया के अंदर जो नागालैंड था ना, तो नागालैंड के अंदर एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है नागा। ठीक है, नागा समाज के समुदाय थे ना, वो नागा समाज के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो चाहते थे हमारे अलग देश बने जिसका हम नाम रखेंगे ग्रेटर नागालिम। तो ये लोग क्या करते थे, ये बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे, कहां पर? म्यांमार की तरफ। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है,
तो यहां पर है नागालैंड और इधर है म्यांमार। तो नागालैंड से कहां चले जाते थे? म्यांमार। तो इनको बोलते हैं इंसर्जेंट्स, घुसपैठिए, ठीक है ना। तो वहां जाके शरण ले लेते थे, फिर वहां पे हथियारों की ट्रेनिंग करते, फिर इंडिया में अटैक करते। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो यहां पर इंडिया और म्यांमार के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भैया ये जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है ना हथियारों की या लोगों की, तो उसके ऊपर भी हमें एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे की मदद करनी है और कड़ी निगरानी रखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये था इंडो और म्यांमार के रिलेशंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, इंडिया और नेपाल रिलेशंस की बात करें तो 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता साइन हुआ था जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। समझ ही गए होंगे, पीस मतलब शांति, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। ठीक है, वेयर बाय द टू कंट्रीज एग्रीड टू ग्रांट ईच अदर सिटीजंस ट्रीटमेंट्स एज टेकिंग अप जॉब्स, डूइंग बिजनेस, ओइंग प्रॉपर्टी, फ्री सर्कुलेशन एंड कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। क्या कहना चाहता है कि भाई 1950 के अंदर भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ जिसके अंदर यह कहा गया कि भैया हम एक दूसरे के देश के जो नागरिक हैं ना उनको बिल्कुल मौका देंगे, फ्री में कहेंगे कि भैया आप हमारे यहां पर, यानी कि नेपाल के लोग भारत में आके जॉब कर सकते हैं, इंडिया के लोग वहां पे जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना, वो कभी भी नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, करेंसी भी आप यूज कर सकते हैं नेपाल की इंडिया में, इंडिया की नेपाल में, है ना। ये सब किसके तहत हो रहा है? ये सब जो 1950 के अंदर जो समझौता हुआ था ना उसी के तहत ये सब हो रहा है। ठीक है, अंडर द ट्रीटी, इस ट्रीटी के तहत नेपाल ने यह भी मान लिया कि भैया हम किसी भी देश से हथियार नहीं खरीदेंगे, किसी भी देश से बड़े आधुनिक हथियार नहीं खरीदेंगे और ना ही कोई और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है और जो सैन्य जो हथियार हैं वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे हम। ठीक है, बिना भारत की सहमति के। यानी कि अगर हमें कुछ भी लेना है तो हम क्या करेंगे? भारत से सलाह मशुरा करेंगे और भारत के साथ एक सहमति के साथ ही हम क्या करेंगे? हथियार वगैरह खरीदेंगे। राइट। और यहीं पर क्या किया, यहीं पर डिसाइड हुआ था कि भैया जो नेपाल तिब्बत का जो बॉर्डर है ना, जैसे ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है, और इधर नेपाल है और यहां पे तिब्बत है, तो बोले जो नेपाल तिब्बत बॉर्डर है वहां पर भी इंडियन आर्मी और नेपाल की जो आर्मी है वो क्या करेगी? मिलकर जो है अपनी चेक पोस्ट बनाएंगी आर्मी की, ताकि वो चीनी घुसपैठी उस पर भी नजर रख सके। और इसी के तहत नेपाल के अंदर जो है इंडियन मिलिट्री मिशन की भी स्थापना की गई। हम यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी आपको नेपाल के अंदर बड़े आराम से मिलेगी, आराम से घूमते हुए, आराम से ड्यूटी करते हुए। ठीक है बच्चों, उसके बाद India across the border to the Terai region, Medicis have been denied any meaningful share in the Nepal monarchy। क्या कहना चाहता है कि भारत का जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहां की जो मदेसीज है ना वो ऐसा नहीं कि वो नेपाल में जाके बस जाएंगे, आप रहेंगे भारत के नागरिक, लेकिन आप अपने व्यापार के लिए या पशु वगैरह के लिए चराने, कुछ भी ऐसे काम के लिए, बिजनेस के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, वाइल नेपाल डज रिमेन सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, इट हैज रिसेंटली डाइवर्सिफाइड इट्स फॉरेन रिलेशन एंड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम डिमांडिंग अ रिवीजन ऑफ 1950 ट्रीटी, क्लोजिंग अप ओपन बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज एंड कंसर्न्स ओवर गोरखा रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी। क्या कहना चाहता है कि हाल ही के कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि जो नेपाल है ना, नेपाल और भारत के रिश्तों में कुछ एक खटास आई है। क्यों? क्योंकि नेपाल को लगता है कि यार हम तो यार दब गए हैं भारत से, है ना। नेपाल अब कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बना सके, दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशंस बना सके, और साथ ही वो कोशिश कर रहा है कि ये जो ओपन बॉर्डर है ना इंडिया और नेपाल का, इसको क्लोज किया जाए। कुछ एक यहाँ पे सख्ताई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी नेपाल में आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और ये बेसिकली कुछ कंसर्न इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडियन आर्मी के अंदर जो गोरखास की रिक्रूटमेंट होती है तो नेपालीज को यह लगता है कि भाई यहां पर हमारे साथ कोई भेदभाव होता है ना। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ एक डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, एंड आई होप कि वो जल्दी ही जो है वो क्या हो जाएंगे? सॉर्ट आउट हो जाएंगे। राइट। हालांकि नेपाल कैसे भी हो, नेपाल हमारा छोटा भाई है ना। नेपाल जो है हमेशा हमारी सुनता है, हम नेपाल की हमेशा मदद करते आए हैं, नेपाल ने भी कई मौकों पे हमारी मदद की है, नो डाउट। ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल हमेशा क्या रहा है? ऑटोनोमस रीजन रहा है। हालांकि इतना अधिकार हमने कभी भी नहीं दिया कि भैया हम आपके ऊपर आके कब्जा कर ले, ऐसा आज तक कभी भी नहीं देखने को मिला है। भारत ने कभी भी उस नजरिए से नहीं देखा है नेपाल को कि हम आपके ऊपर कब्जा ही कर लेंगे। राइट। तो ये थे इंडिया और नेपाल के रिलेशन। थोड़े से और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं। इन 1950 के अंदर जो मैं संधि की बात कर रहा था ना इंडिया और नेपाल की, तो वो जो ट्रीटी साइन हुई थी, इंडो नेपाल पीस ट्रीटी, क्या नाम था? इंडो नेपाल पीस ट्रीटी। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था शमशेर जंग बहादुर राणा। क्या नाम था? शमशेर जंग बहादुर राणा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और शमशेर जंग बहादुर राणा के बीच में जो संधि साइन हुई थी, ठीक है, इस ट्रीटी के तहत, इस संधि के तहत यह कह दिया गया था कि आप जो हम दोनों देश एक दूसरे के अंदर, मतलब भारत नेपाल में, नेपाल भारत में जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है बिना किसी वीजा के भेज सकता है। आप सामान एक जगह एक देश से दूसरे देश में क्या भेज सकते हैं? आपस में म्यूचुअली आप भेज सकते हैं बिना किसी वीजा के। राइट।
नेपाल एक्सेप्टेड इंडियन एडवाइस इन द मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी इन द फ्यूचर मैटर्स। क्या कहता है कि नेपाल हमेशा क्या करता है, जब भी कोई डिफेंस का मैटर होता है, जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी का मैटर होता है, तो वहां पर नेपाल हमेशा भारत की क्या करता है, भारत की बात को मानता है, भारत की सलाह को मानता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे इंडिया, म्यांमार और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।